वेतन आयोग को लेकर के मैं आपको बताऊं, आम जनमानस में, शिक्षकों कर्मचारियों में जो चर्चा है, ये चर्चा इस बात का है कि दिल्ली चुनाव था तो इसकी घोषणा हो गई, बिहार चुनाव हुए तो कैबिनेट ने पास कर दिया, यूपी चुनाव जब होगा तो इसकी रिपोर्ट आएगी और 29 तक हमको लगता है इसको लागू कर पाएंगे। ये आम शिक्षक कर्मचारियों में चर्चा है। तो हम कहते हैं अगर इस देश में अगर चुनाव ना हो तो शायद ही कोई बात, कोई पक्ष, कोई दर्द, कोई पीड़ा सुनी जाए। तो आसान्वित तो हम लोग बहुत हैं कि केंद्रीय जो वेतन आयोग आए तो वेतन का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर छठा वेतन जैसा कुछ होता है तो बहुत बेहतर है, लेकिन अगर सातवां वेतन जैसा होता है तो फिर वो बस हो जाएगा कि हाँ मिल गया, लेकिन क्या मिलेगा ये कुछ पता नहीं। तो आप थोड़ा एलोबरेट करेंगे, 6 पे कमीशन में क्या मिला जो 7th में नहीं था? देखिए, जो फिटमेंट्स फैक्टर होता है जिसके आधार पर निर्धारित होता है पूरा वेतन आयोग, एक कर्मचारियों के अंदर एक चर्चा है, अगर वो 3 के आसपास रहता है तो हमारा कुछ न कुछ भला हो जाएगा। अदरवाइज अगर उससे नीचे आता है फिटमेंट फैक्टर तो फिर निश्चित रूप से बस ये है कि चलो ठीक है, कुछ नहीं तो कुछ मिल गया, इतने मतलब होगा। छठा वेतन आयोग में जिन लोगों के स्ट्रक्चर चाहे नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम की बात मैं कर रहा हूँ, सबके वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हुई थी। 7वें में बड़ी उम्मीद थी कि कुछ होगा, लेकिन शायद विज्ञापन ज़्यादा हुआ, मिला कम। तो इस बात की आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसा न हो 7वें की तरफ विज्ञापन ज़्यादा हो जाए और लाभ कम मिले। और वर्तमान में जो चल रहा है विज्ञापन का दौर चलता है, बेहतर तरीके से लोग उसको बताते हैं। देखिए, अगर कर्मचारियों के पक्ष से है तो ये उम्मीद बांधी जा रही है कि 3 तो रहना ही चाहिए, ये उम्मीद बांधी जा रही। लेकिन अब सरकार क्या करती है, अभी उसमें देखिए कितनी लेटलतीफी हो रही है। इस बात को लेकर थोड़ा सा लोगों में आक्रोश भी है कि अब तक, क्योंकि हमें नहीं, जो अर्थशास्त्री हैं, जो जानकार हैं इस विषय के, वो कहते हैं कि किसी वेतन आयोग बनाने में कम से कम 1 से 1.5 साल, मतलब वो टाइम लगता ही लगता है। वो एक सिस्टम है उसको डेवलप करने में, पूरा 1 से 1.5 साल। और आज हम 26 नवंबर बैठे हैं और नियम से 1 जनवरी 26 से लागू होना चाहिए। अभी कमेटियां बन रही हैं, फिर उसकी रिपोर्ट कब आएगी, फिर स्ट्रक्चर क्या तैयार होगा, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है। तो अब वो कब तक हो पाएगा, ये थोड़ा सा कर्मचारी मतलब इसको लेकर थोड़ा दुखी है। और इस बात के लिए और थोड़ा दुखी है कि जब माननीय लोग अपना वेतन भत्ता बढ़ाना होता है, मेज थपथपाए और हम लोगों को देना है। तो कोरोना काल का 18 महीने का जो है हम लोगों का आज तक मिला नहीं, और उस समय कहा गया था कि जब भी स्थितियाँ बेहतर होंगी तो हम दे देंगे। 18 महीने का आज भी, चाहे सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का कर्मचारी, आज भी वो इंतजार में है। अभी कोरोना बीते कितना समय हो गया है, अभी तक नहीं मिला। तो बहुत ज़्यादा तो आसान्वित नहीं है, लेकिन मिल जाए तो अच्छी बात है, स्वागत करता हूँ। बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग अपनी सेवाएं दिए हैं देश को और अपने इस विभाग को दिए हैं, उनको आप उस वेतन आयोग से बाहर कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था से, उनकी सुविधाओं से बाहर करें, दुर्भाग्यपूर्ण है। और लास्ट में मैं बता दूं, जो रिटायर हो गए हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ उसी पेंशन का सहारा है। आज के दौर में बेटा बेटी कितना कर पा रहा है, अब हम सब उसी दौर से आते हैं। या मैं तो दूसरी बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमको भी माँ बाप ने पाला होगा, मेरा लाल है, मेरा पीला है और बड़े सपने पूरा करेगा, लेकिन हम कितना कर पा रहे हैं, मैं खुद महसूस करता हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। तो हम दूसरों से अपेक्षा, जो बुजुर्ग हमारा है वो अपने बच्चों से, कितना महंगाई का जो दौर चल रहा है, तो वही पेंशन एक सहारा होता है। उसके भरोसे वो अपनी दवा है, बीमारी है, इलाज है, जो भी है, या सामाजिक गतिविधियाँ उसकी पूरा कर लेता है। अगर उसके सेक्टर से हटा करके जिस तरह से प्लानिंग चल रही है वो बहुत दुखद होगा। और फिर क्या होगा, उनका वेतन स्थिर हो जाएगा। फिर वो जो बीच बीच में अपना लाभ मिलता रहता है और महंगाई के रेशियो में पहुंच जाते हैं, वो नहीं हो पाएगा। मैं तो कहता हूं कि किसी को भी, मैं अपनी सेक्टर में, महंगाई के रेशियो से कोई भी चीज़ तय की जानी चाहिए। अगर महंगाई हमारे कंट्रोल में, तो हमें नहीं, ये सरकार कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अगर महंगाई की रफ्तार बढ़ रही है तो निश्चित रूप से चाहे सैलरी हो और चाहे पेंशन हो, उसी अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, तभी वो अपने को कवर कर पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा, मैं जहाँ सेक्टर में बैठा हूँ, अगर महंगाई आएगी तो निश्चित रूप से यहाँ भी वेतन की उम्मीद आदमी करेगा, निश्चित रूप से करना भी चाहिए, हम जिस संस्थान में काम करें। तो महंगाई के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें आगे आती हैं तो बेहतर है, अगर नहीं हो तो फिर वो धीरे धीरे फिर आदमी अपनी जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो डबाडोल होती जाती है। और बीमारियों का आप देख ही रहे हैं, मैं तो देख रहा हूँ कि आज तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या सरकार, क्योंकि बीमारी तो किसी के सेक्टर से नहीं मतलब है ना, बीमारी किसी भी खा सकती है। बहुत सारा भाग आदमी के वेतन या पेंशन का बीमारियों पर खर्चा हो रहा है, और एक अनुपात के अनुसार निकल रहा है, लगभग 25 से 30% चला जा रहा है। और बुढ़ापे में और ज़्यादा बीमारियां, शरीर शिथिल होती है, तमाम सारी दिक्कतें आती है, तो उसमें ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उसको करना चाहिए, दोनों को, वेतन और पेंशन दोनों को, महंगाई के अकॉर्डिंग चला।
कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। जैसे मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उसमें टीचर से केंद्र सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, कुछ सेक्टरों में है, कुछ सेक्टरों में नहीं है। तो जहां है वहां तो ठीक है, एक कम सम सहारा है। और हम तो कहते हैं सबके लिए होना चाहिए। चिकित्सा ऐसी व्यवस्था है जो सबको देना चाहिए। आज के दौर में बहुत बड़ी नीड है वो। बात करूं कि पहले तो केंद्र का और प्रदेश का डिफर रहता था, लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी आई, ट्रेड यूनियन के आंदोलन चले, डिमांड हुई, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा केंद्र के अकॉर्डिंग जो केंद्र में होता है, कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी उसको स्वीकार करती है। महीना 2 महीना 4 महीना अलग लग जाता है, लेकिन वो लगभग उसी के इक्वल चलता है और ये हम सब के लिए अच्छी बात है। सरकार बड़ी चालाकी से ओपीएस को पर्दे के पीछे करना चाहती है और एनपीएस और यूपीएस में चर्चा कराना चाहती है कि ये अच्छी है कि वो अच्छी है। सरकारी कर्मचारी अपना हित समझता है, वो कहता है ओपीएस अच्छी है और ओपीएस के लिए डिमांड है। अभी मेरा प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, हमने रामलीला मांगा था, लेकिन रामलीला नहीं दिया गया और बताया गया कि 25 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक वहाँ गुरु तेग बहादुर जयंती 350वीं जयंती का भजन वगैरह होगा। तो अभी फिलहाल वो शुरू नहीं हो पाया, डेडलाइन भी पूरी हो गई, तो हमें रामलीला वंचित कर दिया गया। फिर हम लोगों ने जंतर मंतर कोशिश किया, जंतर मंतर में भी किया गया और अभी कल बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि कार्यक्रम तो सफल रहा, लेकिन कार्यक्रम के बाद हमारी राष्ट्रीय सचिव के नाम हमारे रेलवे के साथ एक साथ कल एफआईआर हुई है कि आपने प्रोटेस्ट किया, इतनी संख्या ज़्यादा लाया, कानून व्यवस्था के, तो एफआईआर की गई। उसके पहले भी, रैली के पहले उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें तमाम जिलाध्यक्षों को हाउस अरेस्ट किया गया। मैं बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूँ। एक टीचर जिस मोहल्ले में रहता है ना, उसकी एक मर्यादा, एक गरिमा होती है। और अगर टीचर के घर जब पुलिस पहुँचती है तो एक सामान्य सी चर्चा होती है, यार अध्यापक होकर क्या कर दिया कि पुलिस जा रही। और किसी के यहाँ पुलिस जाए तो हो सकता है उसके लिए गर्व की बात हो, लेकिन टीचर के यहाँ अगर पुलिस जाती है तो एक सामाजिक रूप से उसका मतलब एक सशंका का विषय। और कम से कम हमारा आपको बता दें, मिर्जापुर, हमारे बुलंदशहर और 3-4 जिलों, आगरा, हाउस अरेस्ट किया गया, ब्लॉक अध्यक्षों को हाउस अरेस्ट किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोकतंत्र में हैं, आज संविधान दिवस है, संविधान हमें कहता है अपनी बात कहने का हक है। आप मानो न मानो ठीक है, मैं ओपीएस मांग रहा हूँ, सरकार की हो सकता है अपनी कोई पॉलिसी हो, कोई दिक्कत हो, अलग बात है, लेकिन हमारी बात तो सुनो आप। और जंतर मंतर पर जिस तरह से प्रशासन ने मतलब दिखाया, मतलब दुर्भाग्य, और ये पूर्व संध्या पर, मतलब संविधान दिवस के पूर्व संध्या पर, और संविधान मौलिक अधिकार हमको देता है कि हम अपनी बात कह सकें, हम अपनी बात पहुंचा सकें। सरकार की जिम्मेदारी उसको सुने, माने न माने मैं उसको नहीं कहता, उसकी मर्जी है, लेकिन सुन सकती है, ये संवैधानिक अधिकार हमारा है। उसको भी बहुत कल मतलब कहना नहीं चाहता, मैं खुद पढ़ाता हूँ उसी सब्जेक्ट को बच्चों को। हम बताते हैं बच्चा मौलिक अधिकार है, तुम कहीं भारत के किसी कोने में जा सकते हो, बोल सकते हो, शांतिपूर्ण अपना प्रोटेस्ट कर सकते हो। ये हम बच्चों को बता रहे हैं और हमारे साथ हो रहा है कि नहीं, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप ऐसा करेंगे नहीं, लाइन लगा करके आप ऐसे चलेंगे नहीं, सड़क पे ज़्यादा हो गए, 10 से 20 हो गए, ऐसा ठीक नहीं है। अरे अंग्रेजों के ज़माने में भी तमाम हमारे क्रांतिकारियों ने धरने, प्रदर्शन, मीटिंगें की होंगी तो हम आज़ाद हुए हैं। गुलाम में भी हमें मौका था। देखिए, पहली बात तो एक चीज़ समझना पड़ेगा, उसमें ये नहीं था, ओपीएस में फिक्स नहीं था, महीने का फिक्स नहीं, उसमें लास्ट वेतन का 50% था। किसी की 40,000 होगी तो 20,000, किसी का 80,000 तो उसका 40,000, वो लास्ट वेतन का फिक्स था। यहाँ पर 10,000 फिक्स किया गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, समझिए कि आपको अगर कुछ नहीं होगा तो हम इतना देंगे ही। उसके बदले में क्या सरकार हमसे ले रही है, हमारे पूरे लाइफ का 10% जो पैसा हमारा काटा जा रहा है एनपीएस यूपीएस के नाम पर, वो और प्लस 14% जो सरकार मेरे नाम पर ले करके उद्योगपतियों को दे रही, वो 24% पैसा वो सरकार रख ले रही है। इसीलिए यूपीएस को कोई स्वीकार नहीं कर रहा। अब तो आंकड़े आ गए, 97% ने अगर नकार दिया है। ऐसा तो नहीं कि सारे, 1-2 हो सकते हैं नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या केंद्रीय कर्मचारियों की, सारे के सारे लोग नहीं समझ पाए, ऐसा तो संभव नहीं है। 97% एक बड़ी डिजिट है और सरकार की ये नैतिक रूप से हार है। सरकार को इस बात समझना चाहिए कि क्यों नहीं ले रहा है। और आप विज्ञापन रोज कर रहे हैं, प्रचार रोज कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और अगर एक तर्क आपने दिया कि उसमें भी 50% है, तो हम कहते हैं आप यूपीएस में 50% क्यों दे रहे हैं, तो ओपीएस में 50% वही दे दीजिए ना। हमें कम वाली, बेकार वाली, पुरानी वाली दे दीजिए, क्यों आप अनावश्यक हमको ज्यादा देना चाहते हैं। आपने कहा कि देश बढ़ रहा है और कहीं न कहीं आर्थिक महाशक्ति भी हम बन रहे हैं, सरकार का दावा है। और अगर देश आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, तो जब देश आर्थिक महाशक्ति नहीं था तो वो ओपीएस था, आर्थिक महाशक्ति तो एनपीएस आ गया। तो आर्थिक महाशक्ति में तो हम भी तो उसी भाग हैं, हम भी तो टैक्स दे रहे हैं इस देश को। तो अगर धनखड़ साहब 3 पेंशन ले सकते हैं इस देश में हमारे टैक्स से, आपके टैक्स से, तो 1 पेंशन हमें क्यों नहीं दिया जाता। आर्थिक महाशक्ति बन रही, ये तो इसका मतलब और अच्छी बात है, हमें तो और स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जिन राज्यों में हुआ पेंशन देना और एनएसडीएल का जो पैसा कटा हुआ उसको वापस करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओपीएस जिन राज्यों में लागू हो गई, वहां लागू हो गई, मिल रही पेंशन।
पैसा जो एनपीएस के तहत कटा था उसको केंद्र सरकार मना कर रही है, जो वो गैर संवैधानिक है। क्योंकि हमारा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारा आपका जो समझौता हुआ था, ये हुआ कि एनपीएस चलेगा तो ये व्यवस्था रहेगी, ओपीएस चलेगी तो। जब उस सरकार ने ओपीएस व्यवस्था लागू कर दी तो एनपीएस की व्यवस्था बात खत्म हो गई। और कोई ऐसा तो नहीं हवा में कर दिया, संविधान में, विधानसभा में पास हुआ, कैबिनेट पास किया, विधानसभा में प्रस्ताव आया, सारी प्रक्रिया के बाद हुआ ना। और उसके बाद आपने लगभग हिमाचल की 12,000 लगभग करोड़ का एनपीएस का पैसा रखा हुआ है, ऐसे हर राज्यों में। तो एनपीएस का पैसा वापस होना अलग चीज है, ओपीएस वहां लागू होना ही दूसरी विषय है। और अगर एक तर्क है कि हम नहीं वापस करेंगे, तो मैं आपको बता दूं 2004 के पहले जिनका विज्ञापन था, रेलवे केंद्रीय कर्मचारियों में बात कर रहा हूं, जिनका विज्ञापन के 2004 के पहले विज्ञापन था, सरकार ने वो लोग कोर्ट गए कि सर आपने 2004 से लागू किया ना, मेरा विज्ञापन तो पहले का, नियम कानून तो ये थे, तो आप हमें क्यों नहीं ओपीएस दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए, केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार किया सुप्रीम कोर्ट के मानने पर। फिर जब आपने सुप्रीम कोर्ट माना तो उनका पैसा वापस कर दिया आपने, वही एनएसडीएल ने, वही पीएफआरडीए बिल के नियम से। तो आपने उनका पैसा अगर वापस कर सकते हैं तो दूसरे का भी वापस कर सकते हैं। नियम तो एक ही होगा ना, कि उनके लिए अलग होगा, उनके लिए अलग होगा। केंद्र में रेलवे के तमाम सारे कर्मचारी जो एनपीएस में थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार वो ओपीएस में आए, उनका पैसा वापस हुआ है। तो अगर राज्य कह रहा है कि हमारा पैसा वापस करिए, हम अपना भाग देना चाहते हैं अपना, तो आप दीजिए। ये ओपीएस के रुकावट डालने के लिए एनपीएस का पैसा वापस नहीं होगा। यूपीएस में कतई नहीं जाना पसंद करूंगा, लड़कर को ओपीएस लेना जैसे 4 राज्य में हो उसे राज्य में हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ओपीएस सामाजिक सुरक्षा और हम जैसे छोटे से कर्मचारी के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। और लोगों के लिए हो सकता है ना हो, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं जिनके पास नौकरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और ओपीएस के अलावा बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। तो हम तो एट लास्ट ओपीएस मतलब अगर ये बात से मैं तब सहमत होता जब ये बात परिणाम न दे होती। अब तो एनपीएस के रोज रिटायर हो रहे हैं लोग, हर साल कोई न कोई रिटायर हो रहा है, उसके परिणाम आ रहे हैं। इतना बढ़िया पैसा बढ़ जाएगा, शेयर मार्केट में इतना पैसा आ जाएगा, तो उसका परिणाम आना चाहिए ना। 1000 उदाहरण मेरे पास है, जो 40% जो एनपीएस का पैसा रखा है उसका जो ब्याज है वो आ रहा है, उसमें एनपीएस में कोई पेंशन नहीं है, वो जो पैसा रखा हुआ 40% उसका ब्याज मिल रहा है। और ब्याज 2000, 3000, 4000, 5000 जिसका जैसे अमाउंट है। तो अब तो यही नहीं कहना है कि इतना मिल सकता है, अब तो उदाहरण है, हर साल लोग रिटायर हो रहे हैं, हजारों लोग उदाहरण हो रहे हैं, इससे ज्यादा किसी को मिल नहीं रहा। मैंने अभी उदाहरण आपको बताया, बनारस की बात मैंने कहा, 24 साल रिटायर हुए, 1,25,000 वेतन एनपीएस में, 4,044 रुपये उनकी पेंशन। क्या कहेंगे इसको, पेंशन कहेंगे? वो तो जो उनका पैसा 40% था उसका भाग का ब्याज मिल रहा है, जो सरकारी ब्याज मान लीजिए होता है, बैंकों का ब्याज होता है, मिल रहा है, पेंशन कहाँ मिल रही है? बिल्कुल ओपिनियन है उसमें। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बड़ी संघर्षों के बाद 8 घंटे की ड्यूटी आवर्स थी, चाहे वो सरकारी हो कोई सेक्टर हो, 8 घंटे की ड्यूटी का आवर था, अब उसको 12 घंटे कर दिया गया। और बताया जा रहा है कि श्रमिकों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। 8 घंटे यूं ही नहीं आया, उसका एक स्ट्रक्चर बना होगा, लंबा संघर्ष हुआ तब 8 घंटे, आपने उसको 12 घंटे कर दिया। तो श्रम कानून बताया कुछ जा रहा है कुछ और। श्रमिकों का नुकसान है उसमें, श्रमिकों का अधिकारों का हक मारा जा रहा है। कंपनियों का अब जैसे ड्यूरेशन है 8 घंटे की ड्यूरेशन, आप 12 घंटे के, तो इसमें श्रमिक का फायदा है या मालिक का फायदा है? मैं एक ही सवाल कर रहा हूँ, मैं भी एक सवाल कर रहा हूँ। 8 घंटे में कर्मचारी का फायदा है या 12 घंटे में है? और उस 12 घंटे का मान लीजिए आप कहीं आप काम करते हैं तो हो सकता है जो आप ओवर करते हैं उसका ओवर टाइम मिलता होगा, किसी भी और प्राइवेट सेक्टर की बात करो। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो श्रमिक का शोषण है ना। ये तो 8 घंटे की ड्यूटी आप 12 घंटे ले रहे हैं, वेतन आप वही देंगे, तो ये तो शोषण होगा ना। बिल्कुल सही है। और 25 तारीख को तो हम लोगों ने, मैं कह रहा, मैं स्वयं टीचर हूँ, उसी सब्जेक्ट का हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। और जिस तरह से हमारे साथियों को रोका गया, रात 1 बजे जिला अध्यक्ष के घर जा करके पुलिस उससे करे आप घर में ही रहना, बाहर नहीं निकलना, रात के 1 बजे। ये कोई मानवीय व्यवस्था है? ये कोई, अरे भाई टीचर है वो, कोई दूसरे वर्ग तो नहीं है ना। आप उसको कह सकते थे कि भाई साहब आप रहिएगा, रात 1 बजे आप खड़खड़ा करें कि आपको नहीं जाना, रैली में नहीं जाना है। हमारी जो बसें बुक थी जिलों में, उन बसों के मालिकों को कहा गया कि अगर आपकी बस जाती है तो आपका लाइसेंस, आपका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी रिपोर्टें लगातार कई जिलों से आई। हमने प्रशासन से भी जब बात किया तो हमने कहा कि कम से कम जो वैधानिक तरीका है वो आने दीजिए। अगर कोई, मैं अनुशासन और शांति की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर कहीं कोई दिक्कत आए, और इसके पहले भी आपने देखा 1 अक्टूबर 23 की रैली भारत ने पूरी दुनिया की सबसे रैली में नहीं किया, एक भी कहीं खरोच आई हो, एक भी, और कई लाख लोग उसमें थे। इसमें तो हमने अपने आप बहुत लोगों को सीमित कर दिया था कि क्योंकि जंतर मंतर की मैं जानता था कितना है, तो हमने खुद ही रोक दिया लोगों को, बहुत ज़्यादा नहीं आई, इजी गोइंग आई है, और क्योंकि जगह पर कम है
तो हमने खुद ही उसके बाद भी आप पजल्ड कर रहे हैं, लोगों को टार्चर कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, बस वालों को धमका रहे हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका तो नहीं हो सकता। और वहीं पर जब किसी भी राजनीतिक दल की रैली हो तो उसमें अधिकतम आइए तब कोई कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं है, 5 आओ तो 10 आ जाओ तो और खुशी बात, रिकॉर्ड स्थापित हो गया। और एक श्रमिक वर्ग अपनी बात आग कहेगा, वहाँ क्या कहता है? यही कहता है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार हमारी पुरानी पेंशन उसको दीजिए, इतनी बात कहे कोई चला जाता घर। उसके लिए आप इतना जगह कई बसें तो रास्ते में आपकी बॉर्डर पे यूपी नोएडा के जो दिल्ली का बॉर्डर है वहाँ पर बसें रोक दी गई और लोगों को मजबूर किया गया कि आप दिल्ली बिल्कुल एंट्री नहीं करेंगे। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो विपक्ष क्या सत्ता, मैं तो कहता हूँ कि सत्ता विपक्ष हमारे लिए तो दोनों हैं। हम तो दोनों से निवेदन करेंगे, उनसे कहेंगे लागू करें, इनसे कहेंगे हमारी बात रखें। अभी मैं आज ही आपके पास आने पहले हम लोग टाइम मांगे थे वित्त मंत्री सीतारमण जी का, और हम लोगों को ऑफिस गए थे, आपको शायद जानकारी भी दिया गया था। वहाँ गए तो सब विभाग से वो अब निकल गई थी, तो मुलाकात नहीं हुई। उनके पीए साहब मिले और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया, मैडम से हम लोग मुलाकात 1 दिन 2 दिन, ठीक है हम जानते हैं व्यस्तता रहती है, बड़े पदों पे हैं, तो उनसे हम लोग आज भी रिक्वेस्ट करके आए कि सर एक बार हम लोग मैडम से बैठा दीजिए, हम लोग अपनी बात कह देते हैं, वो अपनी बात कह दें, कहाँ से रास्ता बनेगा, कैसे संवाद से आगे चीजें बढ़े, हम तो उसके पक्ष में हैं। तो चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, हम दोनों से अपनी अपील करेंगे। हाँ, विपक्ष में है वो हमारी बात उठा सकता है, सत्ता हमारी बात लागू कर सकता है, तो हम दोनों से अपनी अपील कर रहे हैं, लगातार करो। संसद में भी निश्चित रूप से तमाम सांसद हैं जो हमारे मुद्दे को उठाते रहे, इवन देन विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के तमाम सांसदों ने हमारी बात को सदन में रखा है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं जब रैली किया था रामलीला मैदान में हुआ था, बहुत बड़ी रैली वो भी थी, तो हम लोगों को पीएमओ से बुलाया गया वार्ता के लिए उसी दिन सेम डे। तो हम लोग 5-7 लोग गए पीएमओ में। अब पीएमओ में आप जानते प्रधानमंत्री तो वार्ता नहीं करता, सचिव लोग, हम लोग सचिव साहब से अपनी बात रखे कि सर ऐसे मामला है और ये ओल्ड पेंशन का विषय है, लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा तो एनपीएस सरकार लागू किया। हमने कहा सर वो हमारे लोग की हिसाब से ठीक नहीं है, सोशल सिक्योरिटी हिसाब से ठीक नहीं है, तो इसको आप आगे रखिए। तो पीएमओ में वार्ता के क्रम में उन्होंने इसको हमारे पत्र को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद पत्राचार हुआ, कई बार उनकी तरफ से आया, मैंने बात कही, और लगातार कहीं न कहीं हमारी बातचीत होती रहती। उसी के दौरान में तो एनपीएस से यूपीएस पे आए। अगर संघर्ष ना होता, बातचीत होती, निश्चित रूप से बातें कैसे आगे बढ़ती? तो इसका मतलब संघर्ष से चीजें आगे बढ़ रही हैं, आंदोलन से चीजें आगे बढ़ रही हैं। हाँ, अब सरकार कब तक अपना वो बात नहीं वापस आती, अब तो हमको मान लेना चाहिए सरकार को, यूपीएस के बाद तो मान लेना चाहिए कि नहीं अब कर्मचारियों के स्वीकार नहीं, आप ओपीएस दे दीजिए। और ओपीएस में बिल्कुल कोई भार नहीं आएगा जितना एनपीएस में पैसा जा रहा। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।